तो इन ढेर सारी खबरों के बीच खबरों की शुरुआत करेंगे 2024 के सेमीफाइनल से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। यहां राज्य की 90 में से 20 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से जारी है, जिसमें नक्सल प्रभावित बस्तर और राजनांदगांव समेत बाकी जिले भी शामिल हैं। यहां मतदान के लिए अलग अलग समय तय किया गया है और 3 बजे तक यहां करीब 61% मतदान हो चुका है। वहीं पहले चरण में हो रहे मतदान में कुल 233 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनके लिए 40,78,681 मतदाता वोट डालने वाले हैं। वहीं पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो यहाँ युवाओं, महिलाओं समेत दिव्यांग भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आई है, जहां ओरछा पुलिस स्टेशन के पास जंगल क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। तो आज छत्तीसगढ़ में वोटिंग का दिन है और जो अलग अलग राज्यों के चुनाव इस साल हो रहे हैं अब साल के अंत में, उनमें छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां मिजोरम के साथ साथ यहां वोट डाले जा रहे हैं। इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है कि कांग्रेस की सरकार यहां अब तक है। कई कयासों में, कई पोल्स में उन्हीं की सरकार दोबारा बनने की बात है, तो कई जगह ये भी है कुछ विशेषज्ञों का मानना कि बीजेपी सरप्राइज दे सकती है। बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे बीजेपी के रहे हों, लगातार दौरा किया है राज्य का। इस समय यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार है और इस बीच महादेव ऐप को लेकर बड़ी सनसनी मची और वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना। तो चलिए एक बार फिर रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का और दूसरे चरण में मतदान किस तरह से जारी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज। तो मनोज, यहाँ नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर से जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, किस तरह की यहाँ पहले चरण की स्थिति है और कुल मिलाकर अब तक का मतदान कैसा रहा है? मैं तस्वीरें कहानी को बयां करती हैं। एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है। देखिए आप, ये शाम के 5 बज रहे हैं, मतदान खत्म होने वाला है, लेकिन ये बस्तर के चित्रकोट जो विधानसभा है, जिससे कि यहाँ के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये कतार लगी हुई है, दरवाजा भी खुला हुआ है, बाहर का गेट, यानी अभी भी जो लोग आएंगे उनको यहाँ अंदर आने की इजाजत मिलेगी और जितने लोग इस प्रेमिसेस के अंदर हैं यहाँ इन सबको वोट करने का मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 60% जो हमारे पास आंकड़ा है, 3 बजे तक का जो आंकड़ा है कि दोपहर में 3 बजे तक छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर तकरीबन 60% मतदान हो चुका है। और ये देखिए वोट देके वापस लौटे। जरा आपकी उंगली तो दिखाइए। वोट डाला आपने? जी। वोट डालते समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ नहीं। कुछ तो सोचा होगा वोट की किसको, मतलब हम पार्टी का नाम नहीं पूछेंगे आपसे, बस ये बताइए कि क्या सोच के वोट डाला? नहीं, कुछ सोच के नहीं डाली। जो हमारा हक है देना वो दे दिए। तो हक दिया मतलब, लेकिन हक की आपका वोट क्या, कैसा बस्तर बनाए, कैसा छत्तीसगढ़ बनाए? अब बनाने वाले के ऊपर में, हम लोग के ऊपर में तो है नहीं। हमारा फर्ज था, हम दे दिए। इन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया, आपने क्या किया? वोट दी। क्या सोचते हो, कैसा बस्तर? अच्छा बस्तर। अच्छा बस्तर, एक शब्द में, 2 शब्दों में पूरी कहानी। अच्छा बस्तर, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जो बस्तर जाना जाता है, वो चाहते हैं कि एक अच्छा बस्तर बने। और ये लंबी कतार जो है, ये लंबी कतार बयां कर रही है कि जो अच्छे बस्तर के लिए यहाँ देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है मतदान करने के लिए अभी भी कतारों में खड़े हुए हैं। क्या मैं सच हूँ? हाँ सही। हाँ? वहाँ से अभी देखो 5 बज गया, फिर भी यहाँ तक लाइन लगी हुई है। तो ये आप जो मतदान करने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? नहीं, हम लोग ना कोई भी हो सरकार, ना सरकार बनाने के लिए आए हैं। हम कतार में लगे हैं। हाँ। तो वोट दे के ही जाएंगे। अच्छा, वोट तो दे के जाएंगे, लेकिन क्या सोचकर? क्या नहीं, अपना उम्मीद के सोच पर। उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है, जिसको वोट देना है उसको उम्मीद सोच के हम लोग वोट देंगे। जिसको वोट दे रहा है उससे उम्मीद क्या है? उम्मीद अपने को कुछ फायदा मिला है। हाँ। इसीलिए इनको फायदा मिला है। कुछ लोग वोट दे के जा रहे हैं। ये देखिए फिर देखिए वोट लेके आई। मैं इनसे बात करूंगा, इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ के मुद्दे भी समझाऊंगा। आपने वोट डाली, आपकी उंगली दिखाइए। हमारा जो आवाज चैनल है हिंदुस्तान का, जो ये देखिए इन्होंने वोट डाली है। जरा गर्व के साथ दिखाइए कि आपने वोट किया है। ये देखिए, आपका क्या नाम है?
कथावती सेठ है। कथावती, आपने जब वोट डाला बस्तर में, तो ये बस्तर की सीट पर वोट डालते समय आप क्या सोच रही थी? मेरे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं वोट दे रही। जी मनोज जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग मन की बात बताने में थोड़ा हिचक रहे हैं। आप पूछ तो रहे हैं सबसे सवाल, शायद उनके अंदर जवाब भी है, लेकिन वो एकदम से कैमरे पे बोलने से थोड़ा बच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर उत्साहित करती है कि जो लंबी कतार आपने दिखाई, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन इतनी लंबी कतार दिख रही है जहां पर लोग वोट डालना चाह रहे हैं, और वो अच्छी बात है कि वो अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और डटे हुए हैं वहां पे। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन ये लंबी सी लाइनें उत्साहित कर रही है कि डेमोक्रेसी का जो ये पर्व है प्रजातंत्र का, उसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इधर देश के 2 राज्यों में चल रही वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा भी जारी है, जहां पहले पीएम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पहुंचे, इसके बाद पीएम तेलंगाना जाएंगे, जहां उनका आज बीसी आत्मगौरव सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? ये 30 टका कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। पीएम ने भले ही बिना नाम लिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा हो, लेकिन बघेल ने पीएम के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि महादेव ऐप जिससे जुड़े विवादों को उनके खिलाफ प्लांट किया गया है और 17 तारीख तक इसका मजा लेने की वो बात कर रहे हैं। ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, भाई फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख। बात करेंगे बिहार की, जहां पर कराए गए जाति सर्वे की पूरी रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश कर दी गई। इसमें जातियों की आबादी के अलावा उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आंकड़े भी हैं। अब इस रिपोर्ट पर विधानसभा में बहस होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36% है, जबकि पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के 33.58% परिवार गरीब हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के करीब 33% से ज्यादा परिवार गरीब हैं। अनुसूचित जातियों में 42 या करीब 43% परिवार गरीब हैं, जबकि अन्य जातियों में करीब 24% परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। सवर्णों के करीब 26% परिवार गरीब हैं। शिक्षा की बात करें तो राज्य की करीब 22.5% से ज़्यादा आबादी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा हासिल कर चुकी है, जबकि करीब 15% आबादी कक्षा 9 से 10वीं तक पढ़ी लिखी है। बिहार की सिर्फ 7% आबादी ही ग्रेजुएट है। इस जाति सर्वे की रिपोर्ट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा और केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले।
बीजेपी ने नीतीश सरकार के जाति सर्वे रिपोर्ट पर इस तरफ सवाल भी उठा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया महोदय, हमेशा खुलकर समर्थन किया है। ये जातीय जनगणना की बात कहे थे, किस जाति में बेरोजगार कितना है महोदय, आपने रोजगार का बात तो कर दिया महोदय, बेरोजगारों की चर्चा क्यों नहीं किया महोदय। तो बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है और इस पर आखिर क्यों मचा है सियासी बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जाति रिपोर्ट जारी, अब हक की बारी, आज का आवाज अड्डा। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर्स पर पुलिस ने आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं विधानसभा परिसर में घुसने का प्रयास कर रही थी। पुलिसकर्मियों समेत 20 लोगों को इस घटना में मामूली चोटें भी आई हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स अनुबंध पर काम करती हैं और इन्हें इसके लिए हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है। ये लोग अपनी स्टाइपेंड बढ़वाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पटना में जुटे हुए थे। अब खबर सांसों पर संकट की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर काफी सख्त हैं। आज कोर्ट ने 2 टूक कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सरकार पराली जलाना बंद करे, क्योंकि दिल्ली सांस नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर सरकारें जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, उन्हें हर हाल में इसे रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की भी बात कही है। वहीं दिल्ली सरकार के ऑड इवन के असर पर भी सवाल उठाए हैं। डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी असीम मनचंदा से। असीम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है कि आज प्रदूषण पर? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर के आज सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल दिल्ली की हालात ऐसे ही रहे। प्रदूषण काफी बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, सब राज्यों को मिल करके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। स्वस्थ हवा प्रदान करना सभी राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य इस समस्या को लेकर के काफी गंभीर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने को तुरंत रोका जाए। जो लोकल एसएचओ है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र के अंदर पराली को ना जलने दे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। वीरवार को इसको लेकर के एक बैठक होगी। उस बैठक में प्लान चेकआउट किया जाएगा कि किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को लेकर के भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी दिल्ली सरकार इसको लागू कर चुकी है, लेकिन इसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इसको दोबारा से लागू करने पर कोई फायदा होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको भी हाजिर होने के निर्देश दिए। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देखे हैं और सभी सुझावों और विचारों को मिलाकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर के, पराली को लेकर के, दिल्ली के चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के अपने कई तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अभी हम उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है और ख़ास तौर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों में सामूहिक तौर पर जब एक साथ कार्य योजना बनेगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम सब लोग बढ़ेंगे, तभी हम प्रदूषण पे जो है सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी और सभी सरकारों से निवेदन है कि सभी के लिए जो जरूरी कदम है वो सारे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदूषण को कम करने में हमें सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे बाजार की। बाजार में जारी 3 दिनों की तेजी आज थम गई। इसी के साथ बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 64,942 पर गया, तो वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 19,407 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने फार्मा, पीएसयू और मेटल शेयरों में देखी। वहीं रियल्टी, ऑटो शेयरों पर आज दबाव का दिन रहा। आने वाले वक्त में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एक्शन रहेगा, ये कहना है कार्निलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से
अमेरिका में दवाइयों की डिमांड है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में 2 से 3 साल में फार्मा सेक्टर अच्छा कर सकता है। हर सेगमेंट, चाहे वो बैंकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक अच्छा ग्रोथ का माहौल बना हुआ है और उसका बेनिफिट हम सबको मिल रहा है। तो जो भी स्टैंडर्ड थीम है वही अच्छे चलेंगे और मुझे लगता है ये जो उसमें कुछ नया एक आने वाला नहीं है। फार्मा में पिछले 7-8 सालों से कोई खास रिटर्न नहीं बना है, पर ये पिछले 6-8 महीने में एक थोड़ा सा चेंज होना चालू हुआ था। अभी आप देखेंगे तो यूएस के बाजारों में दवाइयों की कमी हो गई है, उसकी वजह से यूएस में अभी धीरे धीरे प्राइसिंग भी बढ़ रही है और कंपनीज भी अच्छा ग्रो कर रही है। तो जो एक स्ट्रेस की सिचुएशन थी वो चेंज हो रही है। तो हमें लगता है ये सेगमेंट भी आने वाले समय में काफी अच्छा, अगले 2-3 सालों के समय में एक अच्छा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव मूव दे सकता है। जो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की। इजराइल हमास युद्ध का 1 महीना हो गया है और अब युद्ध के दूसरे महीने में प्रवेश युद्ध ने कर लिया है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का इरादा जताया है। उसने कहा है कि वो इस पर अनिश्चित काल के लिए कंट्रोल रखेगी। वहीं इजरायली सरकार ने भी कहा है कि मानवीय मदद पहुंचाने के लिए वो युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन युद्ध विराम पूरी तरह से बिल्कुल नहीं होगा। इस बीच इजराइल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में मौन रखा गया। गाजा साइड में अब तक युद्ध में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर आज बैटिंग के लिए उतरी अफगानिस्तान मुंबई के पिच पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। अब तक का अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 214 रन बना लिए थे। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया अगर आज जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं अफगानी टीम मैच जीतकर सेमीफाइनल की रेस में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से आगे निकल सकती है। इसलिए आज का मैच जो है उसका रिजल्ट काफ़ी मायने रखता है। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर सही वक्त पर स्क्रीनिंग या जांच हो जाती है तो महिलाओं में कैंसर से होने वाली करीब 67% मौतों को रोका जा सकता है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बात शाम 5:57 पर। कैंसर जरूरी है जागरूकता, आज का कंज्यूमर अड्डा। के प्रायोजक हैं टाटा कैपिटल, काउंट ऑन अस।